तो क्लास 12th का हम लोग पॉलिटिकल के पहला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने तीन वीडियो में हम लोगों ने पूरी बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया था और वो चैप्टर था राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के समक्ष क्या समस्या थी। और आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ध्यान से देखिए, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें यानी पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके आप अवश्य देखिए। अगर आप उसको देख के आते हैं तो आपका काफ़ी यहाँ पर क्या होगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर आप देखिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर पढ़े हैं ठीक है खुद से या मेरे द्वारा पढ़ाए गए पढ़े हैं तो आप इसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पहला वाला देखना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़े या पढ़े नहीं है तो इसके बाद जाके आप अवश्य देखिएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा पिछला चैप्टर का रिवीजन करते हैं। पिछले चैप्टर में हुआ क्या था कि 1947 में भारत देश आज़ाद होता है और भारत के सामने कहीं ना कहीं एकता की चुनौती आती है और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है और भारत में क्या अपनाया जाता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो अपनाया गया था वो संविधान से नियम और कानून पे चलता। किसके कानून पर चलता? संविधान के नियम और कानून पर। तो हम लोग बोल सकते हैं पहले चैप्टर में क्या किए थे हम लोगों ने, राष्ट्र का निर्माण किया था। क्या किया था? राष्ट्र का निर्माण किया था। और भारत में क्या किए थे हम लोगों ने, भाषा के आधार पे क्या किए थे, भाषा के आधार पे राज्य का क्या कर दिए थे, गठन कर दिए थे। अब भारत में 1947 में अंग्रेज छोड़ के यहां से क्या होता है, चला जाता है। तो अंग्रेज सब छोड़ के चला जाता है तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों राजा का शासन ना ही कोई क्या होगा, हम लोग का यहाँ किसी एक व्यक्ति का शासन ना ही तानाशाह शासन, हम लोग क्या करेंगे, शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या अपनाएंगे, लोकतंत्र। क्या अपनाएंगे? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में शासन का नियम और कानून किस में रहेगा, आपका संविधान में। किसमें रहेगा? संविधान में। यानी क्या जो भी नियम और कानून होगा इसमें लोकतंत्र में क्या बनेगा, आपका सरकार। क्या बनेगा? सरकार। और सरकार बनाने वाला कौन होगा? जनता। सरकार बनाने वाला कौन होगी? जनता। अब सिंपल सी बात है, चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, वो दोनों के लिए नियम और कानून होना आवश्यक है। और ये दोनों नियम और कानून आपका हमारा कहां मिल जाएगा? संविधान में। कहां मिल जाएगा? संविधान में। कहने का अर्थ यह है कि पहले चैप्टर में हमारा भारत देश क्या होता है, स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और हम लोगों ने वहां पर भाषा के आधार पर क्या क्या है, राज्य का गठन किया है। अब हम लोग चर्चा ये करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसका गठन होगा, सरकार का। किसका गठन होगा? सरकार का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, आपका सरकार बनेगा। क्या बनेगा? सरकार। यानी कि सरकार का जो आपको गठन देखने को मिलता है, अगर अभी के दृष्टिकोण से देखिए, तभी के दृष्टिकोण से सरकार एक बनती है केंद्रीय स्तर पे। किससे बनती है? केंद्रीय स्तर पर, यानी कि पूरे देश के लिए। दूसरा किस पर होता है? राज्य स्तर पर, यानी कि राज्य के लिए। और एक होता है पंचायती स्तर। किस पर होता है? पंचायती स्तर पर। अगर उस समय केंद्र, सबसे बड़ा समस्या था केंद्रीय स्तर पर चुनाव कराना, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे कि इतना बड़ा देश था और यहां पर चुनाव कराना उतना संभव वाली बात नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति को लोकतंत्र का मतलब ही पता नहीं था, व्यक्ति यहां पर आपका शिक्षित नहीं था। इस कारण से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंतर्गत भारत में चुनाव कराना पहले चैप्टर में क्या बना हुआ था, समस्या। और ये चैप्टर क्या है आपका, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। दूसरा चैप्टर क्या है आपका, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर क्या होगा, पहला आम चुनाव होगा। क्या होगा? पहला आम चुनाव। भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो चुका है, भारत में शासन व्यवस्था के तहत हम लोगों ने लोकतंत्र को अपना लिया है और संविधान के अकॉर्डिंग क्या होगा, सारा शासन व्यवस्था चलेगा। लेकिन आप शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए, अब सरकार चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा ही विकास के कार्यक्रम को क्या किया जाता, लागू किया जाता। अब हमारे यहाँ क्या होगा, चुनाव। क्या होगा? चुनाव होगा। और चुनाव हम लोग किस स्तर पर देखेंगे, केंद्रीय स्तर पर। किस स्तर पर देखेंगे? केंद्रीय स्तर पर। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चैप्टर का नाम देखते होंगे, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी हो, भारत का सबसे पुरानी पार्टी जो देखने को मिलेगा, राजनीतिक पार्टी, वो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। क्या है? कांग्रेस पार्टी। पहली आम चुनाव जब 1952 ईस्वी में होता है तो उस समय इलेक्शन में, ध्यान से देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात काफी सुनने को मिला था, क्या नेहरू अपने जीते जी देख लेगा भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट पहली बार व्यक्ति को अंग्रेज के चुंगल से बाहर निकला था। उससे पहले राजा का शासन था और तुम एक नया व्यवस्था लागू कर दिया और उसमें भी क्या कराया, चुनाव। अब व्यक्ति को पता ही नहीं चुनाव का अर्थ क्या होता है। अब वहां जाके वोट गिराना, पहले पेटी वाला हुआ करता था, है ना। अगर आप देखे होंगे मुखिया सरपंच के चुनाव पहले चलता था, क्या मोहर मार के वोट गिराया जाता था। तो आम जनता की ये सारी बात बताना और इस पर चुनाव कराना, ये उस समय सबसे बड़ी समस्या। और कई व्यक्ति नेहरू को यह भी कह दिया था, कई पत्रिका के द्वारा यह बोल दिया गया था कि नेहरू अपने जीते जी देख लेगा भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो
47 के बाद जब इस प्रकार की समस्या होती है तो भारत में पहली बार आम चुनाव होती है 1952 में। कब होती है? 1952 में। जब 1952 में चुनाव होती है उस समय देश का मात्र एक पुरानी और एक बड़ी पार्टी था कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। और 1952 ईस्वी में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से क्या मिलता है? जीत मिलता है। और कांग्रेस का क्या बनता है? केंद्र में सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। एक लाइन में समझे तो हमारा दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब शासन प्रशासन चलाने के लिए अब क्या बनेगा? सरकार। क्या बनेगा? सरकार। अब सरकार के अंतर्गत देखा कि कई पार्टियां थी, लेकिन उस समय सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस पार्टी को 1952 के आम चुनाव में क्या मिलता है? अभूतपूर्व जीत देखने को मिलता है। और इसके साथ ही लगातार 3 आम चुनाव तक, कहने का अर्थ है 1952, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा आपका? 1957, 1957 फिर 1962, 1962 के बाद 1900 आपका कितना हो गया? 67। लगातार 3 आम चुनाव तक कांग्रेस का ऐसा आपको दबदबा देखने को मिलता है कि दूसरा पार्टी सिर्फ नाम का ही रहता है। ठीक है, यानी क्या कांग्रेस का कहीं ना कहीं अधिपत का मतलब क्या होता है? दबदबा, यानी क्या उस पर पकड़ बहुत मजबूत हो गया। इसी का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। यानी एक ही दल था जिसका दौर था लगातार 3 आम चुनाव तक। कितने आम चुनाव तक? 3 आम चुनाव तक लगातार किस पार्टी? एक ही पार्टी। वो कौन पार्टी था? कांग्रेस पार्टी। इन्हीं का नाम क्या है? एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ऐसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र में बहुदलीय पार्टी होती है। बहुदलीय मतलब अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन 3 आम चुनाव तक ये देखने को मिला कि भारत में सिर्फ कौन सी पार्टी है? कांग्रेस ही कांग्रेस है। हम कब की चर्चा कर रहे हैं? 1952 में राष्ट्र निर्माण हो चुका है, पहली बार आम चुनाव हुआ है, कांग्रेस को भारी मतों से जीत मिला है और कांग्रेस की देश में क्या बनी है? सरकार बनी है। और लगातार 3 आम चुनाव तक किसका दबदबा रहा है? कांग्रेस का ही दबदबा। एक लाइन में अभी की भाषा हम बोल सकते हैं, लगातार 3 आम चुनाव तक ऐसा देखने को मिला कि कोई दूसरा पार्टी नहीं है। यानी इतना इसको वोट मिल रहा था कि इतना वोट मिला। अब इसके पीछे भी रीजन जानेंगे, आखिर कांग्रेस को वोट क्यों मिल रहा था, ये बात को हम लोग जानेंगे। आखिर दूसरा पार्टी क्यों नहीं था? ठीक है, इस बात को भी जानेंगे। लेकिन इस बात को तुम समझो, एक दलीय प्रभुत्व, यानी एक कांग्रेस एक ऐसा दल था जिसका एक दौर चलता है लगातार 3 आम चुनाव तक। वो अपना स्थिति इतना मजबूत किए रहता है क्या उसमें जो लोकतंत्र में बहुदलीय अनेक दल था वो व्यक्ति भूल जाता। लग रहा था कि एक ही दल था। वो कौन दल था? एक दलीय। कैसा था? एक दलीय, यानी एक ही दल। वो पार्टी कौन सा दल था? कांग्रेस था। यानी उसका एक आधिपत्य, एक ऐसा जुड़ाव था क्या उसको अभूतपूर्व वोट मिल रहा था और उसे जीत मिल रही थी। और इसी को क्या बोलते हैं? लगातार 3 आम चुनाव तक जो कांग्रेस का ये दौर बना रहा, इसी को बोलते हैं एकल आधिपत्य दल व्यवस्था। कब से कब तक? 1952 से 1967 के बाद। अब कुछ भी है, अगर उत्थान है तो उसका क्या होगा? पतन भी होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आखिर कांग्रेस फिर पतन क्यों हुआ। अब इतना समझो कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर, कहने का अर्थ यह एक ऐसा दौर आया था जिसमें लगातार एक ही पार्टी चल रहा था, और वो पार्टी कौन था? कांग्रेस पार्टी। तो आइए हम लोग मुख्य चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर में लोग जानने का प्रयास करें क्या क्या समझ। सबसे पहले देखेंगे पहला 3 आम चुनाव जिसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रहा। दूसरे पॉइंट पर देखेंगे आखिर कांग्रेस इतना मजबूत क्यों था, कांग्रेस इतना मजबूत क्यों था, आखिर दूसरा पार्टी क्यों नहीं मिल रहा था। तीसरे पॉइंट पर देखेंगे राज्य स्तर पर क्या कांग्रेस का प्रभाव रहा। इसके बाद कांग्रेस गठबंधन युक्त प्रकृति, प्रमुख विपक्षी दल और राजनीतिक दल, उनके सिद्धांत और चुनाव प्रक्रिया, समाजवादी दल, भारतीय साम्यवादी, जनसंघ। यानी कि हम अगर शॉर्ट में इस चैप्टर पर चर्चा करें, आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने मिलेगा। सबसे पहला आपको मिलेगा चुनाव। क्या होगा? चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी लगातार कितने आम चुनाव तक? 3 आम चुनाव तक। कांग्रेस का इतना मजबूत होना, प्रभुत्वशाली होना, इसके पीछे क्या रीजन रहा? दूसरी बात क्या रहा? इसके पीछे क्या रीजन रहा? इनके बाद प्रभुत्वशाली के बाद ये भी देखने को मिलेगा क्या और भी कांग्रेस के अलावा कौन सा विपक्षी दल था? कौन सा क्या था? विपक्षी दल। ठीक है। चौथे पॉइंट पर आपको हम ये दिखाएंगे क्या इसके अलावा और तभी क्या क्या नए पार्टियां बना, नए क्या बना? पार्टी बना। ठीक है। और भी क्या हुआ, जब देश में अब चुनाव होना प्रारंभ हुआ, नए जब जो व्यक्ति को कांग्रेस स्थान नहीं मिलने लगा तो वो क्या करेगा? नया पार्टी को बनाएगा। कुछ नए क्या करेंगे हम लोग? पार्टी को देखेंगे। इनके साथ ही हम लोग ये भी चर्चा करेंगे चुनाव प्रक्रिया में क्या करेगा? परिवर्तन। क्या होगा चुनाव प्रक्रिया में? परिवर्तन। चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अर्थ है कि आज देखते होंगे आप ईवीएम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईवीएम का प्रयोग होता है। और पहले क्या होता था? वो मोहर वाला प्रयोग होता था। ऐसे वोटर लिस्ट बना होता है, पढ़ाने के दौरान आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पर इतना ही बात को समझना है। इस चैप्टर हम लोग कांग्रेस की स्थिति के मजबूत होने के कारण को पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ विपक्षी दल को पढ़ेंगे। एक दलीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगातार 3 आम चुनाव तक किसका रहता है? स्थिति मजबूत रहता है, कांग्रेस का ही स्थिति मजबूत रहता है। इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं? एक दलीय प्रभुत्व का दौर। और यहां पर अप्रभुत्वशाली होने का रीजन क्या था उनको भी देखेंगे। आप चाहे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं।
तो आइए हम लोग चलते हैं, क्या आम चुनाव अब होगा, क्या होगा, हम लोग के यहाँ चुनाव होगा, क्योंकि देश एक क्या हुआ है आपका, क्या भारत एक प्रकार का कौन सा शासन व्यवस्था को अपनाया, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में क्या होगा, चुनाव, लोकतंत्र में क्या होगी, चुनाव, ठीक है। और चुनाव में जीत कौन से पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस, ठीक है। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हुए निकलें, सुनिए ध्यान से। कहने कहते हैं हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत होता है और 26 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर होता है और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया जाता है। ध्यान से देखिए, 2 डेट हम लिख रहे हैं, दोनों डेट आपके लिए VVI रहेगा, आप उतार लेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 का डेट, ठीक है। संविधान, ठीक है, अंगीकृत हुआ, क्या हुआ, अभी समझाएंगे आपको क्या है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 संविधान क्या हुआ आपका, लागू हुआ। दोनों में अंतर क्या, ध्यान से देखिए। 26 जनवरी अंगीकृत का मतलब होता है संविधान बन के तैयार कब होता है, 26 जनवरी 1949 को। संविधान भारत में लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 में। एक लाइन में बोले, संविधान आपका क्या है, नियम और कानून, किसके लिए, जनता और सरकार के लिए, जनता और सरकार के लिए, ठीक है। नियम और कानून, ये दोनों डेट आपको याद रहना चाहिए। क्या भारतीय संविधान बन के कब तैयार हुआ, अंगीकृत कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1949 को। लागू कब होता है, 1950 को। संविधान क्या है, नियम और कानून, किसके लिए, जनता के लिए और किसके लिए, सरकार के लिए। आखिर किस प्रकार से दोनों काम करेगा, आगे सुनिए। 26/1950 को लागू कर दिया जाता है और संविधान में कुछ प्रावधान किए गए जिससे देश में शासन लोकतांत्रिक रूप से क्या किया होगा, संविधान में ये व्यवस्था किया गया, भारत में अब जो होगा सरकार जो बनेगा वो निर्वाचित होगा। कैसा होगा, निर्वाचित होगा, यानी क्या शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी सरकार होगा उसको क्या किया जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। आगे सुनिए हुआ क्या। अब लोकतांत्रिक निर्वाचित के इसी आधार पर 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ तथा सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त बने। देखिए एक लाइन से जुड़ा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू जब हुआ भारत में ये बात को बोला गया कि भारत में जो सरकार बनेगा वो कैसा बनेगा, निर्वाचित। कैसा बनेगा, निर्वाचित, यानी कि जनता के द्वारा क्या होगा, चुना जाएगा। किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। जनता के द्वारा जब चुना जाएगा तो 25 जनवरी कब का डेट है, 25 जनवरी 1950 को क्या बनता है, चुनाव आयोग। क्या बनेगा, चुनाव आयोग। सिंपल सी बात है, चुनाव आयोग का काम क्या रहेगा, चुनाव करवाना। कौन सा चुनाव करवाना, देश की सरकार के लिए क्या करेगा, चुनाव करवाएगा। सबसे पहले देखिए जुड़ा हुआ 26 जब संविधान लागू, उसमें क्या रहा है, क्या भारत में जो शासन व्यवस्था अब होगा वो निर्वाचित होगा और चुनाव आयोग बनता है 1950 में। ये क्या करेगा, भारत में चुनाव को करवाएगा। और पहला चुनाव आयोग बना आपका 25 जनवरी 1950 को। और इनका जो आपका पहला जो प्रथम चुनाव आयोग का जो आयुक्त बना आपका, वो व्यक्ति बना सुकुमार सेन। वो कौन बनता है, आपका प्रथम चुनाव आयुक्त, यानी कि इसका प्रमुख जो बना, चुनाव आयुक्त जो बना, उसका नाम क्या हो गया आपका, सुकुमार सेन। क्या हो गया, सुकुमार सेन। क्या बना इसका, आयुक्त। क्या बना, आयुक्त, सुकुमार सेन। मेन अगर एक लाइन बोले, अब अध्यक्ष टाइप का बना, जो कि क्या होता है, चुनाव आयोग का क्या है, मेन है, जो क्या कराएगा, अब भारत में चुनाव कराएगा। संविधान लागू हुआ। संविधान क्या बोला, भारत में सरकार अब निर्वाचित होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत क्या होगा, निर्वाचित होगा। और जिसके लिए क्या बना, चुनाव आयुक्त बना, चुनाव आयोग बना। और आयुक्त उसका कौन बना है, सुकुमार सेन, जो कि भारत में आपका क्या करवाएगा, चुनाव करवाएगा। क्या करवाएगा, चुनाव। देखिए एकदम लाइन से सीक्वेंस से जुड़ा रहेगा, कोई भी इसमें घबराने कोई बात नहीं। सुनिए, तो संविधान प्रावधान के अंतर्गत जो भी संविधान का प्रावधान था, ठीक है, संविधान के प्रावधान के अंतर्गत भारत में पहला चुनाव होता है आपका, भारत में आपका पहला चुनाव जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 1952 में। कब देखने को मिलता है, 1952 में। अब ये सब संविधान में क्या व्यवस्था होगा, क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, ये सारा बात आपका कहाँ लिखित होगा, सिंपल सा एक ही चीज में, किसमें होगा, संविधान में। तो 1952 ईस्वी में क्या होता है, भारत में क्या आपको देखने को मिलता है, पहला आम चुनाव। कौन सा आम चुनाव देखने को मिलता है, पहला आम चुनाव। कब का डेट में देखने को मिलता है, 1952। प्रावधान किससे रहेगा, संविधान से। संविधान में जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। और ये महान प्रयोग लगभग 3 महीने तक चला और देश में पहली बार सर्ववयस्क मताधिकार व्यवस्था प्रचलन में आई। इसमें लगभग 17 करोड़ मतदाता ने अपना वोट दिया। ध्यान से देखो, पहला आम चुनाव कब होता है, 1952 में होता है और 3 महीने तक चलता है। कितना महीने तक चलता है, 3 महीने तक चला था। और इसमें क्या किसका प्रयोग किया गया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। किसका प्रयोग किया गया था,
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ ये होगा आपका कि यहाँ पर क्या क्या जितना भी व्यक्ति 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर, आज से पहले 1969 से पहले, ठीक है, भारत में उम्र का वोट गिराने का जो था वो 21 वर्ष था, ठीक है। तो और उसके बाद अब तो 18 वर्ष है, उससे पहले 21 वर्ष था, ठीक है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि वैसा व्यक्ति जिसका 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर था, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर था, जिसका वोटर लिस्ट में नाम था, उन सभी व्यक्ति को क्या गिराने दिया गया था, वोट गिराने दिया गया था। इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जिसे वोट गिराने का अधिकार था, उन सभी ने इस चुनाव में क्या करता है, वोट देता है। 1952 के प्रथम आम चुनाव में, और इसमें 17 करोड़ मतदाता वोट देता है। कितना करोड़ मतदाता वोट देता है? 17 करोड़ मतदाता उस समय वोट देता है। कब? 1952 में। कब? 1952 में। अब कुछ बातें हम बोल देंगे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप सुन लीजिए सिर्फ, ठीक है। और अपना वोट दिया, 90,000 मत केंद्र बने। 90,000 मत केंद्र मतलब जहां पर क्या करेगा, वोट गिराया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, मत केंद्र। कितना बना था? 90,000। सुनिए, 2,24,000 मत बूथ बने, मत केंद्र बने थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? 2,24,000 मत बूथ बने। लगभग आपका क्या कहते हैं, 62 करोड़ मतपत्र छापे गए। क्या छापे गए थे? 62 करोड़ मतपत्र। ध्यान से चलो लिखिए, आपको समझा देते हैं। अपना वोट दिया और 90,000 मत केंद्र बने। कितना मत केंद्र बना था? 90,000 मत केंद्र। क्या बना था? नहीं, मत केंद्र यानी क्या? मत यानी क्या? जो चुनाव, जो वोट डाला जाता, उसका एक केंद्र बना गया था हर एक क्षेत्र में, ठीक है। हर एक क्षेत्र में बना था, वो उस क्षेत्र एरिया का क्या करता, वोट गिराने का निगरानी करता, ठीक है। वोट कैसे होगा, क्या नहीं होगा। और बूथ जो होता है जहां पर व्यक्ति वोट गिराने गया था, वो कितना बना था? 2,24,000। कितना बना था? 2 लाख। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 2,24,000 आपका क्या बना? मत बूथ बना, जहां पर व्यक्ति अपना वोट गिराने गया। और 90,000 क्या है, जो कि भारत में क्या करता, मत केंद्र बनाता, जहां पर ये निगरानी करता था कि कहां पर क्या होगा, मत बूथ होगा और कहां पर कैसे कैसे इलेक्शन होगा। अब उतना बड़ा भारत देश था, तो मत केंद्र सेंटर था, वोट गिराने वाला सेंटर, ठीक है। क्या कैसे कैसे इलेक्शन का, मत बूथ का मतलब, बूथ का मतलब होता है जहां वोट डालने गया व्यक्ति, ठीक है। तो हरे भारत उतना बड़ा देश था, एक ही जगह थोड़ी इलेक्शन को देख लेता, एक ही सेंटर से देख पाता, क्या नहीं देख पाता ना। तो वो हर एक जगह व्यक्ति भेजा, तो 90,000 बनाया गया था, जो कि भारत में क्या करवाएगा, इलेक्शन कराएगा। कब? पहली बार आम चुनाव में, ठीक है। तो अभी सब सारा चीज चेंज हो गया, तो तभी का हम लोग देखते हैं 1952 का ये, ठीक है। 90,000 मत केंद्र बना और 2,24,000 मत बूथ बना, जहां पर व्यक्ति क्या करने गया, वोट गिराने गया। और 62 करोड़ तुम्हारा क्या छापा गया था, बैलेट पेपर छापा गया था। बैलेट पेपर का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, वोट डालने का पेपर। जबकि 17 करोड़ आपका क्या मतदाता हुआ था, ठीक है। 62 करोड़ तुम्हारा क्या छापा गया था, मतपत्र। कितना छापा गया था मतपत्र? 62 करोड़। अब वोट कितना गिरा था? वोट गिरा था आपका मात्र 17 करोड़। क्या है? मतपत्र। क्या था? मतपत्र। मतपत्र होता क्या है? यही आपका बैलेट पेपर है ना। इधर आपका नाम हो जाए, इधर छाप हो जाएगा, आप छप्पा मारिए और इलेक्शन में वोट गिराइए। यही था। आगे सुनिए क्या हुआ। राज्यों की विधानसभा की 3200 सीटों के लिए 1500 उम्मीदवार था। राज्य में कितना था? अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ 2 पॉइंट आपको हम समझाते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। चुनाव कितने स्तर पर हो रहा था? 2 स्तर, एक केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जब चुनाव होता है, वो लोकसभा का होता है, उसमें क्या चुना जाता है, एमपी चुना जाता है। क्या चुना जाता है? एमपी, ठीक है। केंद्र स्तर पर आपका किसका चुनाव होगा? लोकसभा का। किसका चुनाव हो रहा था? लोकसभा में क्या चुना जाएगा? एमपी, जिसको क्या बोल दो आप? सांसद। क्या बोल देगा? सांसद। ये जाके किसको बनाएगा? पीएम को। किसको बनाएगा? पीएम। राज्य में किसका चुनाव होगा? विधानसभा का। किसका चुनाव होगा? और विधानसभा आपका क्या, विधानसभा के चुनाव में क्या बनेगा? एमएलए। क्या बनेगा? एमएलए। और एमएलए जाके क्या बनाएगा? सीएम। क्या बनाएगा? सीएम। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री और यहाँ पर क्या है? मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो चुनाव केंद्र स्तर पर भी हो रहा है और राज्य स्तर पर भी हो रहा है। केंद्र कितना स्तर बन रहा है? केंद्र स्तर भी चुनाव हो रहा है, राज्य स्तर। दोनों में सबसे ज्यादा जीत किसको मिलेगा? कांग्रेस को। दोनों में किसको जीत मिलेगा? कांग्रेस को। देखिए ध्यान से हुआ क्या। आगे सुनो, मतपत्र छापे गए और 70,000 रुपया, ध्यान से देखो क्या करता है, सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना किया? 70 करोड़ नहीं, 70 लाख। कितना था? 70 लाख, सॉरी, 70 लाख रुपया खर्च हुआ। पहली बार में कितना इलेक्शन खर्च हुआ है? 70 लाख रुपया क्या हुआ है? खर्च हुआ है, ठीक है। ये सब आंकड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही याद करो। पहला आम चुनाव 1952,
चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 को। ठीक है, आगे सुनो। हुआ क्या, लोकसभा के 489 सीटों के लिए 1800 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। लोकसभा में उस समय एमपी का संख्या कितना था? अभी 543 है, उस समय कितना था आपका? 489। कितना था? 489 लोकसभा में, ठीक है, 489 व्यक्ति को चुना जाता। आप समझ गए कि केंद्र स्तर पर जो सरकार बनेगा वो उसके लिए किसका चुनाव होगा? लोकसभा का। लोकसभा में एमपी सांसद जाके आधा से एक अधिक जिस पार्टी को प्राप्त होगा उसका क्या बनेगा? पीएम। और राज्य में किसका चुनाव होगा? विधानसभा का। विधानसभा में किसका? विधानसभा में जो व्यक्ति जीतेगा, जितना सीट होगा उसको आधा से अधिक जिसको प्राप्त होगा जिस पार्टी, उसका क्या बनेगा? सीएम। और विधानसभा में किसका चुनाव होगा? एमएलए। और लोकसभा में किसका होगा? एमपी। एमपी आपका केंद्र स्तर पर और एमएलए आपका राज्य स्तर पर। क्लियर है? आगे सुनिए। लोकसभा में लोकसभा सीटों की संख्या उस समय था 489। कितना था? 489। 489 के लिए 1800 व्यक्ति उम्मीदवार क्या करता है? पर्चा भरता है। सोचो, जबकि पहली बार है, जबकि क्या है? पहली बार। भारत के लिए कुछ पहली बार नहीं। 489 के लिए कितना व्यक्ति पर्चा भर दिया? 1800 उम्मीदवार पर्चा भर दिया। वहीं तुम बात करें राज्य की विधानसभा में 3200 सीट के लिए 15000 उम्मीदवार है। विधानसभा में कितना है? 3200 सीटें, पूरा भारत का बात कर रहे हैं। ठीक है, 3200 उम्मीदवार कितना फान गया? रास्ता कितना फाना है मैदान में? 15000 उम्मीदवार फाना है। और पहली बार चुनाव है। पहली बार क्या है? चुनाव है। और इससे पहले आदमी बोल रहा था भारत में इलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और यहाँ देखो चुनाव लड़ने के लिए सब कोई तैयार है एकदम बन के। क्या हम भी सरकार बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे। देखो हुआ क्या, ये सब डाटा मत याद रखिएगा, सिम नाम से सुन लो। ठीक है, 15,000 भाग आजमाया। कई पार्टियों उम्मीदवार के अतिरिक्त निर्दलीय उम्मीदवार, ध्यान, निर्दलीय उम्मीदवार का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टी आपको टिकट ना दे, वो व्यक्ति स्वयं लड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? निर्दलीय। इसके अलावा कई और व्यक्ति भी चाहता, आपका निर्दलीय व्यक्ति भी चुनाव लड़ा। आगे दोस्तों हुआ क्या, कई पार्टियां के उम्मीदवार अतिरिक्त निर्दलीय व्यक्ति भी चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव परिणाम को दिखाया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशाल सफलता मिली और अन्य पार्टियों को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। इतना मिला जुला के एक लाइन बात खत्म करो। यहाँ पर जीतेगा कौन? पार्टी को जीत मिला, सबसे ज्यादा मजबूत जीत मिला, सबसे बड़का जीत मिला, किसको मिला? कांग्रेस को। बात हुआ खत्म। तुम स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसे एक बार शॉर्ट में आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहां पर हुआ क्या, ध्यान से एक बार देखो। भारत में अंग्रेज छोड़ के गया है, राष्ट्र बनाए। पहला चैप्टर पढ़े तो आपको समझ, राष्ट्र का निर्माण हुआ है, राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, संविधान लागू है। संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जगह है। बोला सरकार क्या होगा? निर्वाचित। सरकार कितने स्तर पे बनेगा? 2 स्तर पे, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। चुनाव हुआ केंद्र स्तर पे लोकसभा का, राज्य स्तर पर विधानसभा। अगर आपको नहीं आता कमेंट कीजिएगा, लोकसभा विधानसभा के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे, वहां आपको समझा देंगे। ठीक है, इतना समझो, केंद्र स्तर पे लोकसभा पीएम बनेगा, राज्य स्तर विधानसभा सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। चुनाव के लिए क्या बोला? निर्वाचित होगा। 25 जनवरी 1950 को क्या बोला? चुनाव आयोग बनेगा, जो भारत में क्या करेगा? चुनाव करवाएगा। पहला आयुक्त चुनाव का करवाने वाला कौन बना? सुकुमार सेन। 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 21 वर्ष से ऊपर वाले को वोट गिराने का अधिकार मिला, सबको वोट गिराया। 17 करोड़ मतदाता था। अगर ये सब याद नहीं करना, इतना ही बहुत काफ़ी है। पहला आम चुनाव 1952, 3 महीना वोट गिरा, 17 करोड़ मतदाता, 2,24,000 मत बूथ बना और सारा व्यक्ति इसमें वोट गिराया। पहले मानना था, कई व्यक्ति को मानना था, ऑर्गेनाइजर नाम का शायद पत्रिका था, वो बोला था इसे, शायद, ठीक है, वो कंफर्म नहीं, हम देख लेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, बोला था कि नेहरू अपने जीते जी देख लेगा क्या भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था असफल। ठीक है, तो लोकसभा में 489 सीट में 1800 व्यक्ति उम्मीदवार पर्चा भर दिया। क्या हम भी क्या करेंगे? एमपी बनेंगे। विधानसभा में क्या कहते हैं, विधानसभा में 13,200 सीट में कितना व्यक्ति भरा? 1500। कितना भर दिया? 3200 सीट था, सॉरी, हाँ 3200 सीट था, 3200 में 1500 बढ़ा। कुल मिला के बात की 3 ऑब्जेक्टिव। संविधान अंगीकृत 1949, लागू 50, बोला निर्वाचित होगा तो चुनाव आयुक्त बन गया कौन? सुकुमार सेन। 52 में चुनाव हुआ राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे। कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिला, कांग्रेस का क्या बना? सरकार बना। बस इतना ही बात आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आगे सुनिए। शायद स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय स्तर पे लोकसभा एमपी, एमपी क्या बनाएगा? आधा से एक अधिक जिसको प्राप्त होगा वो पीएम। और आपका राज्य स्तर पर किसका चुनाव होगा? विधानसभा। सुनिए, 1952 में भारतीय
मेन टॉपिक आपको बताते चलते, ठीक है। आगे सुनिए हुआ क्या। अगर जैसे आपकी किताब में दिया होगा, क्या कहते हैं, आपकी किताब में ये भी दिया होगा क्या, जैसे 1952 में भारतीय कांग्रेस का पूरा नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 364 सीट मिला। कितना सीट मिला था? 364। 1957 में कितना मिला? 1957 में 371। 1962 में जाकर फिर कितना मिल गया? 361। कम्युनिस्ट पार्टी और था इसमें छोटा पार्टी, इसको मात्र 16 सीट और इसको 27 सीट। उतना याद मत रखो, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। और आपकी किताब में दिया भी गया, अब देख लेना। इतना ही हम कंप्लीट किया। 1952 में भारी मतों से किसका विजयी हुआ? आपका कांग्रेस पार्टी केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे क्या बना? सरकार। आगे सुनिए। 1952 से 1959 तक कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था 2 जोड़ी वाला बैल, ऊपर से क्या रखा हुआ था? बैल, क्या कहते हैं वो, हल बैल होता है ना, वही 2 जोड़ी वाला क्या था? 1952 से 1969 तक 2 जोड़ी वाला बैल कांग्रेस पार्टी का क्या था? वो छाप था। 1971 से 1977 तक गाय और बछड़ा, 1971 से 1977 तक क्या रहा? गाय और बछड़ा। 1978 से लेके आज तक क्या है कांग्रेस पार्टी का छाप? हाथ छाप। क्या है छाप? हाथ छाप। पहले 1952 से 1969 तक, 1952 से 1969 तक रहा 2 बैल, और 1971 से 77 तक कौन सा रहा? गाय और बछड़ा। और फिर 1978 से लेके आज तक छाप कौन सा बना हुआ है इसका? हाथ छाप। ये तो आप जानते हैं। सुनिए, अब अगला चर्चा ये चलेगा हम लोग का, क्या आखिर कांग्रेस पार्टी इतना मजबूत क्यों था? आखिर कांग्रेस पार्टी इतना मजबूत क्यों था? इसके पीछे रीजन क्या था? इससे पीछे रीजन क्या था? आइए हम लोग इसे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आखिर कांग्रेस पार्टी ही इतना मजबूत उस समय क्यों था? अन्य भी पार्टियां थी, अन्य भी क्या थी? पार्टियां थी, लेकिन उन सभी पार्टी को उतना स्थिति मजबूत नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्थिति इतना मजबूत क्यों था? आइए इस बात को हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और इसका पीछे रीजन क्या रहा कि कांग्रेस पार्टी इतना मजबूत बन के निकलता है। सुनिए आगे। कांग्रेस पार्टी की स्थिति या प्रकृति को अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में गंभीर अध्येताओं ने इस स्थिति को बारीकी से अध्ययन किया। उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव आपको हम लिखा देते हैं, इसको आप याद कर लेना। समय समय पर हम इसको निकाल के आपको समझाएंगे। समय समय क्या करेंगे? आपको निकाल करके हम समझाएंगे, यानी तो आपको अंतिम में ही लिखा देंगे। छोड़िए उतना दिमाग लगाना, क्या बात, आपको अंतिम में इस पॉइंट को हम ऑब्जेक्टिव स्वरूप लिखा देंगे। अब इस बात को समझिए, क्या कांग्रेस पार्टी इस समय इतना मजबूत क्यों था? यानी कि कांग्रेस पार्टी को इतना आधिपत्य, यानी इतना मजबूत, यानी कि 3 आम चुनाव तक वो अपना स्थिति मजबूत कैसे कहता है? सुनिए ध्यान से। भारतीय राजनीति की गंभीर अध्ययन इस स्थिति को बारी से परीक्षण यह निष्कर्ष किया कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था नहीं, बालिक उस समय शुरुआती समय एकल अधिपत्य दल व्यवस्था था, क्योंकि कांग्रेस का स्थिति काफी मजबूत था। सुनिए आगे। जिसमें अमेरिका के मायरन वीनर, इंग्लैंड के WH मॉरिस जोन्स और इटली के जियोवानी सार्तोरी तथा भारत के रजनी कोठारी जैसे टीकार इस मत की पुष्टि की इस व्यवस्था निम्नलिखित व्यवस्था थी। ध्यान से देखो हुआ क्या शुरुआती दिन में जब 1952 में चुनाव हुआ, ठीक है, फिर 5 साल के बाद किसका चुनाव हुआ? 1952 के बाद 1957 में चुनाव हुआ, और फिर कब? 1962 में चुनाव हुआ, और तीनों में अभूतपूर्व जीत किसका देखने को मिलता है? केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, कौन सा पार्टी जीत रहा है? कांग्रेस। कौन सा जीत रहा है? कांग्रेस जीत रहा है। इसके पीछे रीजन क्या रहा है? तो कई व्यक्तियों के द्वारा जो रीजन दिया गया है, क्या कांग्रेस का इतना मजबूत स्थिति क्यों था, इसका क्या विशेषता रहा, उसी विशेषता को हम लोग लिखेंगे। आप समझिए कि भारत में चुनाव हुआ 1952 का, फिर 1957 का, 1962 का, इन तीनों में सबसे आगे कौन सा पार्टी रहा? कांग्रेस पार्टी रहा। अब हम लोग इस बात को देखेंगे, आखिर कांग्रेस पार्टी ही मजबूत क्यों रहा, ठीक, जिससे पहला इसमें कारण आता है कि देश में अनेक पार्टियां थी, लेकिन सत्ता कांग्रेस पार्टी के पास रही। सबसे पहला रीजन क्या है कि देश में और भी पार्टियां थी। देश में क्या थी आपका? और भी पार्टियां थी। देश में अनेक पार्टी, ठीक है, कुछ पार्टी नाम बता देते हैं आपको। देश में अनेक पार्टी, सत्ता किसके पास रहा? सत्ता का मतलब सरकार में कौन आया? कांग्रेस। कौन आया? कांग्रेस। ध्यान सुनिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा ने चुनाव में भाग लिया था। ये सब क्या था? इसका विपक्षी पार्टी। विपक्षी पार्टी का मतलब होता है जो क्या था? हार जाता है, और पक्ष पार्टी जो कि सरकार में बैठता है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये सभी पार्टी आपका क्या था? उस समय था। कब? जब भारतीय कांग्रेस को क्या मिल रहा था? भारतीय कांग्रेस को जीत मिल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय, ये सब क्या था? विपक्षी पार्टी था। ये सब तो था, लेकिन सत्ता में कौन आया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन कौन सा पार्टी और था अलग से? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। जैसे कि कांग्रेस के अलावा अगर बात करें कौन कौन सा पार्टी था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी था। कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कौन सा था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी था। इसके अलावा आपका कौन सा पार्टी था?
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और आपका कौन सा होगा, और भारतीय जनसंघ, कौन सा था, भारतीय जनसंघ, ये सब कौन सा था, और भी पार्टियां थे लेकिन छोटी छोटी पार्टियां, ये सब क्या थी, छोटी छोटी पार्टियां था। किसका विपक्ष में था ये सब, कांग्रेस का विपक्षी। किसका विपक्षी था, कांग्रेस का विपक्ष। सुनिए आगे, क्षेत्रीय स्तर पर अनेक पार्टियां, जैसे मद्रास क्षेत्रीय स्तर पर यानी राज्य स्तर पार्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय पार्टी और एक क्या होता है, क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी वैसे पार्टी जो कि क्या था, राज्य स्तर पे था, जो कि विधानसभा का चुनाव में भाग लिया था। और क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी या केंद्रीय पार्टी वैसा पार्टी जिन्होंने एमपी के चुनाव में भाग लिया था। कहने का अर्थ ये था कि जिन्होंने जिसका जो क्षेत्र आता था राष्ट्रीय चुनाव के अंतर्गत, वैसा पार्टी जो कि पूरे देश का था, उसे कौन सा पार्टी बोलते थे, राष्ट्रीय पार्टी बोलते थे। क्षेत्रीय स्तर जो कि कहाँ होता था, राज्य में पार्टी हुआ करता था। इसके अलावा भी जैसे अगर बात करेगा तो अनेक पार्टियां था क्षेत्रीय स्तर पर। मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम था, ठीक है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी था, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल था, और लेकिन वो सत्ता ग्रहण ना कर सका। कहने का अर्थ यह है क्या कांग्रेस पार्टी उस समय थी, लेकिन अन्य पार्टी भी छोटी छोटी थी, लेकिन वो लोग को सत्ता प्राप्त नहीं होता है। सभी में से जीत किसको मिलता है, सिर्फ आपका कांग्रेस पार्टी को जीत मिलता है। आगे सुनिए, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा। अगला पॉइंट क्या कहता है, क्या सत्ताधारी जो कांग्रेस पार्टी था वो राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा। क्या लिखता है, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी किसको बनाए रखा, बहुलवादी, राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा। किसको बनाए रखा, राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा। सब में आपका कांग्रेस का दबदबा दिखेगा, बस इतना ही समझो, ठीक है। हुआ क्या, उसने अधिनायकवादी रूप का धारण नहीं किया, जैसा फासीवाद साम्यवादी देशों में होता। अनेक पार्टी विपक्षी भूमिका निभाई रही, कांग्रेस विरोधी अभियान चलती रही, जिसे कोई उल्लेखनीय सफलता न मिल सकी। कारण नहीं था, कांग्रेस वास्तव में एकमात्र अखिल भारतीय व धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, जबकि अन्य पार्टियां किसी विशेष क्षेत्र, वर्गीय हित या विचारधारा का समर्थन करती। ध्यान से देखो, हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी जो था धर्मनिरपेक्ष पार्टी था, किसी भी जाति का सपोर्ट करता नहीं था, ये पूरे देश के बारे में सोचता था। लेकिन इसके अलावा जो पार्टी बना था ना, उसका संपर्क किसी वर्ग से था, किसी क्षेत्र से था, या किसी धर्म से था। ध्यान समझो, क्या कांग्रेस सबसे पहला देश में अनेक पार्टियां थी, चुनाव लड़ा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। सफलता सिर्फ किसको मिली, कांग्रेस पार्टी को। दूसरे पॉइंट पर कहा था, सत्ताधारी कांग्रेस, जो सत्ता मिला कांग्रेस को, वो राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा। इसका अर्थ ये था, क्या कांग्रेस को जब सत्ता मिला तो कांग्रेस का क्या, पूरे देश का जो मामला हुआ उसको लेके चला। किसी भी धर्म को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, वो देश के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया। बाकी के अलावा जो पार्टी बना था, जो कांग्रेस का कौन सा पार्टी था, विपक्षी पार्टी, वो क्या बना था, किसी वर्ग विशेष को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर बना था। अब किसी वर्ग विशेष को लेकर अगर तुम बना रहा है कोई पार्टी, तो वह वर्ग विशेष में उसी अधिकार का तुम बात किया, पूरे देश का करेगा। सिंपल सी बात है, उसी क्षेत्र का तुम करेगा। तो उसी क्षेत्र का जब करेगा तो कांग्रेस को टक्कर देने के लिए आपका कौन सा पार्टी चाहिए, पूरा जो देश स्तर का मामला उठाए। आज आप देख रहे हैं, बीजेपी देख रहा है, कैसे देख रहा है, स्थिति के साथ परिवर्तन होगा। अभी देखना, कांग्रेस में भी घाटा है, कांग्रेस का भी क्या होगा, हानि होगा, कांग्रेस भी जाकर पतन होगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कैसे बीजेपी आएगा, कि बीजेपी का उत्थान कैसे हुआ, ठीक है। आने वाले दिनों में फिर बीजेपी का क्या होगा, फिर दूसरा पार्टी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतिहास में जो चीज बना है उसका इंटरव्यू होगा। आज कांग्रेस मजबूत दिख रहा है, इसको हराने वाला कोई पार्टी नहीं है। पूरा क्या कहता है, बहुलवाद। अब जितना पार्टी बन रहा था वो किसी एक क्षेत्र का पार्टिकुलर समस्या को लेकर भाग रहा था, पार्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर बना रहा था, तो उसी क्षेत्र में वो पार्टी क्या कर रहा था, सिमट कर रह जा रहा था। और कांग्रेस मजबूत का क्या हो रहा था, मजबूत दिनों दिन हो रहा था। अन्य पार्टियां तो बना, लेकिन अन्य पार्टियां क्या हुआ, किसी वर्ग विशेष को लेकर बना। इसलिए कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कोई टक्कर देने वाला अभी नहीं हुआ है। कब, 1952 के बाद जो देखने मिलता है, 1952-57। सुनिए आगे। तीसरा कहता है, कांग्रेस एक संगठित व कर्मठ पार्टी की तरह काम करती थी। क्या लिखता है, कांग्रेस एक क्या था, संगठित और कर्मठ पार्टी की तरह काम करती थी, ठीक है। कांग्रेस एक संगठित और कर्मठ पार्टी की तरह काम करती थी। ध्यान सुनो, इसका नेतृत्व किसी सर्वोच्च नेता जैसे नेहरू, शास्त्री व इंदिरा गांधी के हाथों में रहा। पहले नेहरू के मृत्यु के बाद शास्त्री के हाथ में जाता है, और शास्त्री के बाद क्या होता है, गांधी। ध्यान से देखो, अगर किसी पार्टी को चलाने में उसका नेतृत्व करने वाला का सबसे बड़ा भूमिका होता है, ठीक है। अगर भारत को चलाने में, अभी मान लो कोई भी पीएम है, अगर कोई भी पीएम बनेगा, नरेंद्र मोदी है, तो भारत को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, पीएम का। निर्णय लेने की क्षमता भी उस समय कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत बनाता है। अब कांग्रेस पार्टी में मान लो जनता वोट करती और कांग्रेस पार्टी को चलाने वाला बढ़िया आदमी नहीं होता, तुम बताओ क्या कांग्रेस पार्टी उतना दिन तक अपना स्थिति मजबूत कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता,
ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में नेहरू जैसा चमत्कारी नेता, शास्त्रीवत इंदिरा जैसा नेता आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी को और भी क्या किया, मजबूत किया, और कांग्रेस पार्टी को एक सही दिशा देने में क्या किया, अपना क्या किया, योगदान दिया। और कांग्रेस पार्टी को सही दिशा जब देगा तो जनता का भरोसा और क्या होगा, उस पर बढ़ेगा, और उसका मजबूती और लंबे समय तक वो क्या होगा, चलेगा। आगे सुनिए। इससे अद्वितीय छवियां आगे किधर गया, सत्ता लोलुप लोग अपनी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस से आने लगे और कांग्रेस का प्रलोभन देकर विपक्षी पार्टी में फूट डाली। कांग्रेस क्या किया, क्या सत्ता का क्या किया, उसको दे देते, किसी को कोई भी दूसरे पार्टी में होता मजबूत होता था उसे सत्ता का प्रलोभन देता था, आइए आपको मंत्री बना, ये बना देते थे। विपक्षी पार्टी ये क्या करता था, अपने में खींच लेता था और विपक्षी पार्टी को क्या करता था, तोड़ देता था। मान लो अगर कोई नया पार्टी बना और नया पार्टी में जो मजबूत व्यक्ति है, कांग्रेस कह देता आइए आपको मंत्री बना देते हैं, या हम अपने पार्टी टिकट देते हैं, आप जीत जाएंगे, इस क्षेत्र में आपको क्या कर देंगे, क्या कहते हैं, आपको क्या करें, मंत्री बना देंगे। यानी सत्ता का लालच देके क्या करता था, वो अन्य पार्टी में फूट डालता था। कौन, कांग्रेस, ताकि कांग्रेस को कोई टक्कर देने वाला ना हो, तब ना ये लंबे समय तक चला। सबसे पहला इसका नेता मजबूत होता था। दूसरे पॉइंट पर ये पूरे देश को लेकर चलता, धर्म का विवाद में पड़ता नहीं था। तीसरे पॉइंट पर ये किसी क्षेत्र विशेष को लेकर काम नहीं कर, पूरे देश को लेकर करता था। इसका नेता भी बहुत मजबूत हुआ करता था। सबसे पुराना पार्टी था, एक ही पार्टी जानता है व्यक्ति, किसको जानता है, कांग्रेस। जीत रहा है बेचारा। आगे सुन, हुआ क्या, इसके उसी के भीतर उसके विरोधी गुट काम कर रहे थे, किधर गया, वास्तव में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी थी और उसके भीतर उसके विरोधी काम कर रहे थे, जिनका विपक्षी पार्टियों से गुप्त तालमेल चल रहा था। प्रधानमंत्री अनेक विश्वासपात सहयोगी से कई काम संभाले, कांग्रेस ही पार्टी ही नहीं बालिक अपने भीतर समाहित प्रतियोगी किया। इन सभी तत्वों से पीछे कारण यह थी, कांग्रेस राष्ट्र आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। उसके अद्वितीय छवि थी, उसके पास ऐसा चमत्कारी आकर्षण था जो अन्य पार्टी के पास नहीं था। सबसे बड़ा रीजन था कि देश को आज़ादी के क्रम में एक ही पार्टी, उस समय कौन सा पार्टी था, कांग्रेस पार्टी था। कौन सा पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब एक व्यक्ति एक ही पार्टी जानना, 1885 का पार्टी बना हुआ है और वो कांग्रेस पार्टी है, तो कितनों कोई नया पार्टी आ जाए तो वो प्रभाव थोड़ी छोड़ पाएगा। जो आज़ादी के समय कांग्रेस शुरुआती समय एक संगठन था, बाद में पार्टी बन जाता है। चुनाव के वक्त क्या बन गया, पार्टी। और व्यक्ति एक ही पार्टी जाना, महात्मा गांधी जैसा नेता किससे जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेता, जिसका देश के विकास में योगदान आपको देखने को मिलेगा। महात्मा, पुराने सब नेता का सबका किससे संबंध है, कांग्रेस। और जनता जान रहा है क्या, कांग्रेस ही एक पार्टी है जो देश के विकास को आगे ले जाएगा। छोटी छोटी पार्टियां बनी है, लेकिन जनता को उतना विकास उसका नहीं हो पाया है। आगे देख क्या लिखता है, राष्ट्रीय आंदोलन का कहीं ना कहीं देश आज़ादी के साथ कांग्रेस पार्टी को विरासत में जीत मिला था। विरासत का मतलब होता है खानदानी जीत। देश आज़ादी मिलने समय एक ही व्यक्ति जानना है, एक ही पार्टी है, कौन पार्टी है, कांग्रेस। और छोटा छोटा पार्टी है, तो उससे कांग्रेस को क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज़ादी के साथ कांग्रेस पार्टी को जीत क्या मिला था, विरासत में मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी भी था, और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन देश आज़ादी के क्रम में अगर कांग्रेस पार्टी है तो जनता किस पार्टी को जान रही है, कांग्रेस पार्टी को जान रही है, तो जीतेगा कौन, कांग्रेस पार्टी जीतेगा। लेकिन छोटका पार्टी जो बन रहा है, कृषक प्रजा पार्टी होगा, सोशलिस्ट पार्टी होगा, द्रविड़ मुनेत्र करगम होगा जो क्षेत्रीय स्तर पर, पंजाब में अकाली दल देखने को मिल जाएगा, शिरोमणि दल देखने को मिल जाएगा। ये सब अपना स्थिति धीरे धीरे क्या करेगा, मजबूत करेगा, जो कि आगे जाकर फिर टक्कर किसको देगा, कांग्रेस पार्टी को देगा, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। आगे सुनिए, हुआ क्या, उसे किधर गया, पहले राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक स्वतंत्रता के बाद जनसाधारण मान दे उसे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू का पार्टी का समझा जाता था। सारा श्रेय नेहरू को जब 1955 में कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन समाज के समाजवादी प्रतिमान को अपनाकर सभी समाजवादी पार्टी को चमक दमक इसी तत्व को अपने ध्यान में रखते हुए मोरिस जोन्स की टिप्पणी, नेहरू अनेक टोपे पहनते हैं तथा अनेक पद ग्रहण करते हैं, न चाहे कोई टोपी पहने, कोई स्थान ग्रहण करे, वह भारत का सर्वोच्च निर्णय निर्माता है। कहने का अर्थ इतना ही है, क्या कांग्रेस का हम लोग ये समझ रहे हैं, क्या कांग्रेस का स्थिति इतना मजबूत क्यों था, लगातार 3 आम चुनाव तक जीता। सबसे पहला बात था, क्या राष्ट्रवादी आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ था। दूसरा पॉइंट पर कांग्रेस के पास क्या था, मजबूत नेहरू जैसा नेता, शास्त्री जैसा नेता, इंदिरा गांधी जैसा नेता, लंबे समय तक इस कारण चला। तीसरे बात पर इसका अन्य पार्टी जो बन रहा था, कांग्रेस का विपक्षी पार्टी जो बन रहा था, वो किसी क्षेत्र विशेष वर्ग को लेकर बन रहा था, जबकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष और क्या था, पूरे देश का पार्टी था। चौथे पांचवें पॉइंट पर क्या था, क्या अन्य पार्टियां भी था, लेकिन उससे
सत्ता नहीं मिलता है, सिर्फ किसको मिलता है? कांग्रेस का। इसी कारण से कांग्रेस का एक ऐसा दौर था जो कि एक दल के रूप में पूरा भारत में लगातार 3 आम चुनाव तक क्या करता है? शासन करता है। कहने का अर्थ यह है क्या कांग्रेस इतना मजबूत क्यों था? इन्हीं बात को हम लोग पढ़ रहे थे। पहला राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया तो सबको कांग्रेस को जान रहा है, दूसरा अन्य पार्टी बन भी रहा था किसी वर्ग विशेष सा, इसका क्या है? पूरा क्षेत्र पूरा देश से है, तो कहीं ना कहीं इसका स्थिति उस समय क्या था? मजबूत आपको देखने को मिलेगा। अब अगला हम लोग टॉपिक स्टार्टिंग करेंगे। क्या अगला टॉपिक हम लोग ये रहेगा, अगला टॉपिक हम लोग ये देखेंगे क्या प्रमुख, आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएगा। कुछ पॉइंट के अंतर्गत आपको प्रमुख विपक्षी दल, यानी इसका विपक्षी दल में यानी इसके अलावा और कौन सा पार्टी बनता है, तो हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे क्या इसके अलावा अन्य कौन सी पार्टियां बनता है। जो विपक्षी दल बना उसका क्या कहते हैं, उसका क्या क्या उस समय बातें रहा जो कि कांग्रेस से भिन्न रहा और किस प्रकार से उन्होंने अपना स्थिति मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो हम लोग इस बात को कल देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा किया, कांग्रेस का सरकार बनाया और कांग्रेस इतना मजबूत क्यों रहा, इन्हीं बात को हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और पहला वीडियो नहीं देखें जाके देख लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।